किसी का कुछ न बिगाड़ो तो कौन डरता है। शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं, किसी का कुछ न बिगाड़ो तो कौन डरता है, किसी का कुछ न बिगाड़ो तो कौन डरता है। और ये शेर बतौर खास सुनेंगे, खुसूसी गुजारिश है, मुलाज़ा फरमाइए। किसी का कुछ न बिगाड़ो तो कौन डरता है, ज़मीं की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती। ये लफ्ज़ काबिल तवज्जो है, मैं वकालत इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाए अहले नज़र होंगे कि किसी का कुछ ना बिगाड़ो तो कौन डरता है, ज़मीं की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती, जब आसमां से कोई फैसला उतरता है। ज़मीं की कैसी वकालत हो, ज़मीं की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती, जब आसमां से कोई फैसला उतरता है। आप तो बहुत बहुत शुक्रिया कि ज़मीं की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती, जब आसमां से कोई फैसला उतरता है, जब आसमां से कोई फैसला उतरता है। आपने तो बहुत अच्छा शेर सुन रहे हैं, तो अब मुझे हौसला हो रहा है कि मैं जी खोल कर आपकी खिदमत करूं। आइए कुछ शेर और सुनाता हूं आपको। मुलाज़ा फरमाइए कि हमारा अज़्म सफ़र कब किधर का हो जाए। हुजूर मुलाज़ा कीजिएगा, इसमें रदीफ व काफिया दोनों पेश करता हूँ, सुनो रहा कि हमारा अज़्म सफ़र कब किधर का हो जाए, ये वो नहीं जो किसी रहगुजर का हो जाए, ये वो नहीं जो किसी रहगुजर का हो जाए। और आइए शेर सुनिए कि उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में, सुने, उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में, उसी को जीने का हक है, उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में। हमारा अज़्म सफ़र कब किधर का हो जाए, ये वो नहीं जो किसी रहगुजर का हो जाए। उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में, उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। और आइए कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। देखिए, आपने ये कैरेक्टर देखो, जब कोई बहुत बड़ा सियासी जलसा होता है या किसी और नाम से होता है, तो आपने इस तरह के कैरेक्टर्स, किरदारों को फुदकते हुए देखा होगा डाइस के करीब। मैं उसे शेर बनाने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक लफ्ज़ आएगा तखातुब, जिसको संबोधन, हिंदी में संबोधन कहते हैं। मुलाज़ा फरमाइए कि तखातुब में जो मेरे नाम का ऐलान हो जाए। सुनिए हजरात, जहां जहां हैं आप लोग 3 बजे तक बैठे, बेवजह नहीं बैठे होंगे। अब अपने होने की वजह बताइए। यहां पर पेश करता हूं कि तखातुब में जो मेरे नाम का ऐलान हो जाए, तुम्हारा क्या बिगड़ता है मेरी पहचान हो जाए। तखातुब में जो मेरे नाम का ऐलान हो जाए। देखिए, जिंदगी की इतनी सच्ची हकीकतें आपके बीच छोड़ जाऊंगा कि हो सकता है बहुत दिन तक आपको हान करता रहूं। बस सिर्फ आपकी तवज्जो चाहता हूं कि तखातुब में जो मेरे नाम का ऐलान हो जाए, तुम्हारा क्या बिगड़ता है मेरी पहचान हो जाए। और शेर सुनिए, इंशाअल्लाह आपके साथ जाएगा कि तखातुब में जो मेरे नाम का ऐलान हो जाए, तुम्हारा क्या बिगड़ता है मेरी पहचान हो जाए। किसी से कोई भी उम्मीद रखना छोड़कर देखो। आखिरी आदमी भी शरीक हो जाए। मुलाज़ा फरमाएं कि किसी से कोई भी उम्मीद रखना छोड़कर देखो, तो ये रिश्ते निभाना किस कदर आसान हो जाए। किसी से कोई भी उम्मीद रखना छोड़कर देखो, किसी से कोई भी उम्मीद रखना छोड़कर देखो, तो ये रिश्ते निभाना किस कदर आसान हो जाए, तो ये रिश्ते निभाना किस कदर। 2 शेर और हाजिर करता हूं दोस्तों। क्या बताऊं कैसा खुद को दरबदर मैंने किया। आप बहुत अच्छी शायरी सुन रहे हैं, इसलिए हौसला हो रहा है शेर पढ़ने का। सुनिए, ये आपके साथ जाने वाले शेर हैं कि क्या बताऊं कैसा खुद को दरबदर मैंने किया, क्या बताऊं कैसा खुद को दरबदर मैंने किया, उम्र भर किस किस के हिस्से का सफर मैंने किया। उम्र भर किस किस के हिस्से का सफर मैंने किया। क्या बताऊं कैसा खुद को दरबदर मैंने किया, उम्र भर किस किस के हिस्से का सफर मैंने किया।
उम्र भर किस किस के हिस्से का सफर मैंने किया, तू तो नफरत भी न कर पाएगा इस शिद्दत के साथ। मुलादा फरमाए हजरत जहां जहां है कि तू तो नफरत भी न कर पाएगा इस शिद्दत के साथ जिस बला का प्यार तुझसे बेखबर मैंने किया था। तू तो नफरत भी न कर पाएगा इस शिद्दत के साथ जिस बला का प्यार तुझसे बेखबर मैंने किया। आखिर में ये 3 शेर और पेश करता हूं। मतलब मुलादा फरमाए 60 साल की आज़ादी, बल्कि आइए 2 शेर ये भी सुन लीजिए, जी चाह रहा है आपको सुनाने के लिए। देखिए ये अफराद के लिए भी है, कौमों के लिए भी। मुलादा फरमाए कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इस जिंदगी का सबसे बड़ा दुख, अगर ये दुख किसी इंसान को मिलता है तो इससे बड़ा कोई दुख जीवन में जिंदगी में हो ही नहीं सकता। गजल बनाने की कोशिश करता हूं। मौलाना फरमाए कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने। दोस्तों सुनो ये शेर, एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है। एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंदर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात का सुप्रीम कोर्ट ने लिया सख्त नोट, फौरी कार्रवाई की यूपी हुकूमत को दी हिदायत। दहशतगर्दी के केस वापस लेने के मामले में यूपी हुकूमत को हाई कोर्ट का झटका, कहा केसों की वापसी के लिए मरकज की इजाजत जरूरी। हम जिन्स परस्ती पर आए फैसले पर सोनिया ने किया मायूसी का इजहार, हुकूमत ने कहा दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की बहाली के लिए किए जाएंगे इक़दाम। लोकपाल बिल की मंजूरी के मामले में हुकूमत संजीदा, कमलनाथ का बयान, एनसीपी ने की हिमायत, समाजवादी पार्टी की मुखालफत। लोकसभा में चौथे रोज भी अपोजिशन का हंगामा, शोरगुल के बीच सप्लीमेंट्री डिमांड मंजूर। रमन सिंह ने तीसरी बार संभाला छत्तीसगढ़ का इख्तियार, गवर्नर ने दिलाया ओहदे और राजदारी का हलफ। और बांग्लादेश में जमात इस्लामी के रहनुमा अब्दुल कादिर मुल्ला को फांसी मिलना तय, सुप्रीम कोर्ट ने सजा को रखा बरकरार। और आइए नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां पर सुषमा स्वराज मुखातिब कर रही हैं। वाला पहले हमने कहा था कि आप एजीपी से बात कर लो, और एजीपी वाले तैयार नहीं थे बिल्कुल भी। दिया उसका नहीं, हमने ये कहा कि उन्होंने जो पार्लियामेंट की बात कही है, तो पार्लियामेंट की बात केवल मेरे और उनके कहने से तो नहीं हो जाएगी ना, एक सर्वदलीय कंसेंसस होना चाहिए। केवल अनफॉर्चुनेट कहने से तो नहीं चलेगा। अगर सरकार कोई प्रपोजल इस पर लाना चाहती है तो एक सर्वदलीय बैठक बुलाए और वो प्रपोजल हमारे सामने रखे।
जब हम प्रपोजल देखेंगे तब हम उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं पार्टी का ही व्यू बता रही हूँ ना। अभी तो देखिए, एज सच तो आप जजमेंट पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, जजमेंट पर आप कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। जजमेंट में कुछ है ही नहीं। जजमेंट में तो उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट अगर बदलना चाहे तो बदल ले, आज की प्रोविजन वैलिड है। तो अगर वो जजमेंट में उन्होंने ये नहीं कहा, जजमेंट में उन्होंने कहा है कि जो प्रपोजल एज स्टैंड आज के दिन जैसी है वो वैलिड है, लेकिन अगर पार्लियामेंट बदलना चाहती है तो बदल ले, उस पर हम टिप्पणी कर रहे हैं। तो जजमेंट पे ही टिप्पणी कर रहे हैं ना, कि अगर सरकार ये समझती है कि जजमेंट अनफॉर्चुनेट है तो सरकार का क्या प्रपोजल है, वो प्रपोजल बनाए और सर्वदलीय बैठक में लाके रखे। कृष्णा जी, आपसे एक सवाल है। When orders came to place, the BJP made a very good Allah बचाया और Chief Minister comment, and today the BJP is keeping quiet. No, we are not keeping quiet. We want the house to run only for these things. कि जितने भी ये स्कैम्स हैं, चाहे वो राजीव शुक्ला का लैंड अलॉटमेंट है, चाहे वो ऑगस्टा वेस्टर्न हेलीकॉप्टर की बात है, सब कुछ हम उठाना चाहते हैं, पर हाउस चले तो सही। वो इसीलिए चलने नहीं दे रहे कि उनके भ्रष्टाचार के मुद्दे ना उठे, इसीलिए चलने नहीं दे रहे। वो प्रपोजल क्या लाएंगे कौन जाने। आप देख रहे थे दिल्ली से बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुषमा स्वराज ने कहा कि सरकार कई ऐसे मुद्दे हैं जो सामने अपोजिशन के नहीं रख रही है। कल ही रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि पार्लियामेंट चले और तमाम मुद्दों को वो हुकूमत के लिए घेरना चाहती थी, लेकिन हुकूमत चाहती है कि बहस न हो, इस पर सिर्फ यही वक्त जाया किया जा रहा है। और आगे बढ़ते मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरा कैंपों में नौमौलूद बच्चों की अमवात का सुप्रीम कोर्ट ने नोट लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को इस तरह की खबरों का जायजा लेने और मतलूबा इक़दामात उठाने की हिदायत दी है। जराये के मुताबिक फसाद मुतासरा कैंपों में इलाज और मुआवजे की सहूलत न होने की वजह से कम से कम 50 नौमौलूद बच्चे मौत का शिकार हुए हैं। बीएसपी सरबराह मायावती ने इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया था। बुध को इस मामले पर पार्लियामेंट में 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई थी। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती का कहना है कि मुजफ्फरनगर मामले में मकामी इंतजामिया हुकूमत के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की कोई इमदाद नहीं की जा रही है। पचास 60 बच्चे उन्हीं कैंपों में सरकार की ओर से मेडिकल एड न मिलने की वजह से बच्चे मर भी गए, 50 के करीब, 50-60 के बीच में। और अभी वहाँ का जो प्रशासन है सरकार के दबाव में आकर, तो वहाँ के जिला अधिकारी ने शामली में जो कैंपों में लोग रुके थे उनको कहा कि भाई आप यहाँ से जाओ, हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, नहीं तो जबरन हम आप लोगों को यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे। तो इसलिए आप यहाँ से जबरदस्ती उनको कैंपों में से भगा रहे हैं और ना कोई मदद कर रहे हैं। मदद करना तो छोड़ो, और ऐसे ठंडी के मौसम में तो उनको, जब उनका कोई घर घाट नहीं है, सब उजड़ गया दंगों के अंदर और उनको भगा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और इस अखिलेश यादव हुकूमत को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले से जबरदस्त धक्का लगा है। लखनऊ बेंच ने अपने फैसले में कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत मरकजी हुकूमत की रजामंदी के बगैर दहशतगर्दी के केस वापस नहीं ले सकती है। कोर्ट ने कहा कि दहशतगर्दी के केस वापस लेने के लिए जरूरी है कि मरकज की मंजूरी हासिल की जाए। याद रहे कि अखिलेश हुकूमत ने खालिद मुजाहिद समेत मुतादिद नौजवानों पर आयद दहशतगर्दी के इल्जामात वापस लेने की कार्रवाई शुरू की थी, जिसे अदालत में चुनौती दी गई। खालिद मुजाहिद की पुलिस हिरासत में मौत हो चुकी है।
गवर्नमेंट को कोई भी पावर नहीं है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन या कंसेंट लिए केसेस विड्रॉ करने की। जिन केसेस का जो है ट्रायल सेंट्रल एक्ट के तहत हो रहा है, जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट्स और पासपोर्ट एक्ट्स, तो इन सब के तहत जिन आतंकवादियों के ट्रायल हो रहे थे, तो इसने अपना जो है कोर्ट का अपना साफ आ गया कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं है। दूसरी बात ये कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर विड्रॉ कर सकता है केस, लेकिन उस पर राज्य सरकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। समुचित राजन, एक बार फिर बता दें कि मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरा कैंपों में नौमौलूद बच्चों की अमवात का सुप्रीम कोर्ट ने नोट लिया है। इस सिलसिले में आइए बात करते हैं। लखनऊ से मौजूद है हमारे साथ असद हयात, एडवोकेट हैं। असद हयात साहब, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नोट लिया है, आपको क्या लगता है सरकार की इसमें एक तरह से नाकामी नजर आई, सुप्रीम कोर्ट को इसमें जो है मुदाखलत करनी पड़ी? हाँ, असल में सरकार ने ये कई बार सुप्रीम कोर्ट पे झूठ बोला था, और अभी जो अभी 10वीं रिपोर्ट पाई थी सरकार ने, उसमें ये कहा कि कुल मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में 1000 लोग कैंप में हैं और शामली डिस्ट्रिक्ट में 2800 लोग कैंप में हैं। तो उससे हमने अपनी तरफ से एक एफिडेविट फाइल किया था, जिसमें हमने कहा था कि वहाँ 16 मौतें 2 ही कैंप में हुई हैं और 23 से ज्यादा मौतें दूसरे कैंप में हुई हैं। तो उसी पर आज गवर्नमेंट ने अपनी नाकामी को माना और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोई भी कैंप जो है वो उसमें जो मेडिकल एड है वो उनको प्रोवाइड कराएं और सारी सुविधाएं दें। यही इसी पॉइंट पर आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जी असद हयात साहब, जिस तरह से सरकारी नुमाइंदों ने दौरा किया, कई तंजीमों ने दौरा किया है, कितने ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं इनकी हालत इज़हार को लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वैसे तो पिटीशन 2-3 ऑर्गेनाइजेशन से फाइल की है, लेकिन हम अपनी पोजीशन से कंसर्न रखते हैं। हम बराबर पूरी ईमानदारी के साथ सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं कि वहाँ पर अभी भी 28,000 आदमी कैंप में मौजूद है और ये वो लोग हैं जिनकी जिस तरह से 9 गाँव को सिलेक्ट करके वहाँ विक्टिम्स को 5-5 लाख रुपया गवर्नमेंट ने दिया है। तो ये वो लोग हैं कि इन 9 गाँव के अलावा लोग हैं इन गाँव में मर्डर हुए हैं और लूट और आर्सन हुआ है, आगजनी हुई है, लेकिन उन गाँव के लोगों को अभी कंसिडर किया ही नहीं है गवर्नमेंट ने। और वहाँ अभी भी टेरर मौजूद है, जो औरतों के साथ बलात्कार और मॉलेस्टेशन की घटनाएं हैं, उनको अभी उन गाँव के गवर्नमेंट उनको संजीदगी से नहीं ले रही है, इसलिए वो हजारों आदमी अभी कैंप में मौजूद है। जी असद साहब, एक चीज और चीज सामने आई है कि अब कैंपों में रहने वालों को वहां से खाली कराने की सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही है। तो क्या कैंप में जो कुछ ये हो रहा है, बच्चों की मौत हो रही है, रेप केस हो रहे हैं, तो इसको दबाने की कोशिश है, जो उन्हें कैंप खाली करवाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से? सरकार अपना फेस सेविंग करने के लिए वहाँ प्रेशराइज कर रही है, जो टैक्टिस गेम चल रहा है, लेकिन हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे सरकार की इस गेम को। तो जब तक इन 28,000 आदमियों को इंसाफ नहीं मिल जाता, उनको रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार की तरफ से पूरी जिम्मेदारी नहीं हो जाती सरकार की पूरी, तब तक इसको हम सरकार के इस रवैये को हम लोग विरोध करते रहेंगे और इन पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई जारी रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। जी, सुप्रीम कोर्ट के इस मुदाखलत के बाद सरकार में कोई हलचल देखने को मिली है आपको? नहीं, सरकार देखिए ये ऑर्डर हो जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। तो अब हम देखेंगे कि अगर अभी भी सरकार नहीं देती तो फिर उनके खिलाफ हम सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू कराएंगे। जी शुक्रिया असद हयात हमसे बात करने के लिए। ये वकील असद हयात जो कि तफसीलात रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर फसाद के बाद जो बच्चों की अमवात हुई है कैंपों में रह रहे, उन्हें मेडिकल एड नहीं दी जा रही है, उस पर उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट इसका जायजा लिया है और हुकूमत को बाकायदा हिदायत दी है कि उन्हें मेडिकल एड पहुंचाई जाए। और आइए अब इस वक्त चलते हैं रायपुर। रमन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने तीसरी बार ये वजीर आला का ओहदा संभाला है। किया जाए क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 2,000 रुपया धान का समर्थन रखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस पे जल्द से जल्द प्रतिक्रिया करेंगे, कार्रवाई करेंगे और किसानों को 21 रुपया प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देने की शुरुआत करेंगे। 300 रुपया बोनस देने की बात हमने घोषणा पत्र में कहा है और इसके भी आदेश जारी होंगे कि धान की खरीदी जब हो जाएगी प्रति क्विंटल किसानों को 300 रुपया बोनस दिया जाएगा। ये हमारे घोषणा पत्र का प्रमुख बिंदु था और इसका क्रियान्वयन हमने करने की प्रक्रिया शुरू की है। एक दूसरा निर्णय हमने किया है, प्रदेश के सुदूर अंचल में निवास करने वाले अभी तक हम धान की खरीदी करते रहे और छत्तीसगढ़ में बस्तर से सरगुजा तक फैले हुए आधे से ज्यादा भूभाग में उनका आजीविका का साधन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है।
यही उनके लिए खेती है, यही इनके लिए पैसा है, यही इनके जीवन यापन का सबसे प्रमुख चीज है। इसमें इमली, चिरौंजी, महुआ बीज, लाख और कोसा कोकून, इसकी खरीदी के लिए, इस चारों चीजों के लिए आदिवासी एवं वनवासियों को बिचौलियों के शोषण से मुक्त करने हेतु तेंदुपत्ता की तर्ज पर इमली, चिरौंजी, महुआ बीज, लाख और कोसा कोकून की शासकीय खरीदी इसी सीजन से प्रारंभ की जाएगी। इससे 14 लाख आदिवासी संग्राहक परिवार लाभान्वित होंगे। ये हम शुरुआत कर रहे हैं और इसकी खरीदी की व्यवस्था इसी सत्र से, इसी साल से हम प्रारंभ करेंगे। तो 14 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। शासकीय खरीदी छत्तीसगढ़ लघु और उपज संघ द्वारा की जाएगी और यदि इस व्यवस्था में कोई घाटा होता है तो उस नुकसान की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी। मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने केवल समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज खरीदी की घोषणा की है, जिससे आदिवासियों का बिचौलियों के द्वारा शोषण समाप्त नहीं होगा। हमने इसको खरीदने की प्रक्रिया हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 26 जनवरी 2014 तक छत्तीसगढ़ के 400 से अधिक वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित की जाएगी। ये 400 गांव काफी लंबे समय तक मांग थी कि वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन किया जाए और हम 26 जनवरी तक इन सभी वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने की प्रक्रिया की कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। ये उन क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 25 दिसंबर को माननीय अटल जी की जन्म दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की जनता अटल जी के प्रति कृतज्ञ है और यह उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में छत्तीसगढ़ की स्थापना की और सभी के सपनों को मूर्त रूप दिया। अतः उनके प्रति हमारा विश्वास एक प्रतीक के रूप में 25 दिसंबर, जो हर वर्ष हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, हमारी सरकार उसी दिन अटल बीमा योजना प्रारंभ करने जा रही है, जिससे प्रदेश के 17 लाख खेतिहर मजदूरों को जीवन और दुर्घटना बीमा की सुविधा उपलब्ध होगी। 25 दिसंबर से खेतिहर मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ी योजना, जिसमें 17 लाख से ज्यादा खेतिहर मजदूर जिससे लाभान्वित होंगे, इनके लिए जीवन तथा दुर्घटना बीमा 25 दिसंबर से इसी वर्ष हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये दूसरा महत्वपूर्ण विषय, हमने छत्तीसगढ़ की जनता को खाद्य और पोषण सुरक्षा का कानूनी अधिकार देकर ऐसा करने वाले देश के प्रथम और एकमात्र राज्य का गौरव हमने हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर पर बनाया कानून हमारे कानून पर ही आधारित तो है, पर उसमें दिए गए अधिकार अपर्याप्त और फीके और अधूरे हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए अपने वादे के अनुरूप 1 जनवरी 2014 से सभी प्राथमिकता वाले राशन कार्ड धारकों को उनकी पात्रता अनुसार वितरित खाद्यान्न मात्र 1 रुपया किलो की दर से उपलब्ध कराएंगे। इससे 47 लाख कार्डधारी लाभान्वित होंगे। इस बाबत निर्देश आज ही विभाग में आदेश जारी किया जाएगा। 9 वर्ष से ग्रामीण क्षेत्र में मध्याह्न भोजन, पूरक पोषण आहार, छात्रों को गणवेश वितरण का सभी कार्य स्थानीय महिला समूह के माध्यम से संचालित करने के निर्देश संबंधित विभाग को आज ही दिया जाएगा। इससे प्रदेश के 70,000 महिला समूह की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी। ये महत्वपूर्ण काम आज, क्योंकि यहां से मैं मंत्रालय जा रहा हूं, ये आदेश हमने करीब जारी किए हैं और इसके क्रियान्वयन के लिए अभी मेरी पहली बैठक होगी 6 बजे और इसकी हमने और व्यापक चर्चा करेंगे। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। मेरे बगल में मुख्य सचिव महोदय बैठे हैं जो उनके नाज़रीन, आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला रमन सिंह तीसरी बार वज़ीर आला के ओहदे पर फायज हुए और जैसा कि उन्होंने इंतखाबी मंशूर में, बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए गए थे कबायलियों के लिए, किसानों के लिए, उनकी फसलों के जो फायदे हैं कैसे किसानों तक पहुंचाए जाएं, उन तमाम वादों पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसकी तफसील उन्होंने दोबारा एक बार फिर मीडिया के सामने रखी और उन्होंने वादा किया कि इस पर जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। जब
जब जिंदगी सताए मनोरंजन ही बचाए 5, 6, 7, 8, 9 लगाओ, म्यूजिक, क्रिकेट, कॉमेडी, एस्ट्रो और बहुत कुछ पाओ। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरा कैंपों में नौमौलूद बच्चों की अमवात का सुप्रीम कोर्ट ने नोट लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को इस तरह की खबरों का जायजा लेने और मतलूबा इक़दाम उठाने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में दिल्ली से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। सुमित, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। एक चीज अजीब और गरीब है कि हम जिन्स परस्ती पर सारा मुल्क उठ खड़ा है, लेकिन जिस तरह से मुजफ्फरनगर में मासूम बच्चों की मौत होती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट को ही जो है मुदाखलत करनी पड़ी। क्या कुछ दिल्ली में इस चीज को लेकर हो रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूँ कि कैंप में रह रहे मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के बच्चों की मौत पर आज सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि मीडिया रिपोर्ट के हवाले से जो खबर आई थी, उसमें 50 बच्चे की मौत की पुष्टि हुई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है इस पूरे मामले पर। और ये भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि राज्य सरकार ने इससे पहले इस दंगे में कैंपों में रह रहे 7 बच्चों की मौत की पुष्टि की थी। तो ये एक तरह से काफी मतलब कि मीडिया रिपोर्ट और सरकार की रिपोर्ट में काफी अंतर आ रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इस पर राज्य सरकार के जो अधिवक्ता आए हुए थे, उन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि हम इस मामले पे 24 घंटे के अंदर ही कार्रवाई हम शुरू कर रहे हैं और अगली सुनवाई जो है 21 जनवरी को मुकर्रर की गई है। जी, दिल्ली में मायावती ने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया, 2 मिनट की खामोशी बनाई गई। ऐसी कितनी और पार्टियां इस मुद्दे को वहां पर उठाती हुई नजर आई है आपको? जी, मैं बताऊं कि जनहित याचिका काफी धार्मिक दलों और काफी लोगों द्वारा दिया गया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब तलब किया और इस सुनवाई 21 जनवरी को मुकर्रर की गई है। जी, शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए। ये हमारे नुमाइंदे सुमित दिल्ली से बता रहे थे कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, सरकार को इस मामले का जायजा लें और इस सिलसिले में जो कुछ हो सकता है वहां पर मौजूद कैंपों में लोगों की मदद करें। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान ने हाईकोर्ट के फैसले पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा है कि फैसले का जायजा लेने के बाद इस पर मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय का सम्मान करते ही हैं, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है। जाहिर है इस पर कोई टिप्पणी करने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहाँ कोई कमी रह गई है पैरवी में या कोई गलती हुई है, इसका परीक्षण हमारा जो लॉ डिपार्टमेंट है वो जरूर करेगा। और अभी क्योंकि आगे की अदालतें भी हैं तो वहां भी हो सकता है हम न्याय के लिए जाएं। अगर भारत सरकार भी करेगी तो मैं समझता हूं भारत सरकार को भी न्याय करना चाहिए। जो छल की नीति है और राजनीति है मुसलमानों को ठगने वाली, वो नहीं करेंगे। इसी तरह जो लोग बेगुनाह बंद हैं, केंद्र सरकार को भी मानना चाहिए कि वो बेगुनाह है। अगर जो बेगुनाह है वो बेगुनाह है, जो गुनहगार है वो गुनहगार है, वो किसी धर्म किसी जाति का हो।
समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट नरेश अग्रवाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। अब देखिए, हमने तो कोई जजमेंट पढ़ा नहीं तो कैसे रिएक्ट कर दें। वकील होने के नाते जब तक जजमेंट नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम उस पर कोई रिएक्शन करना उचित नहीं समझते। कांग्रेस लीडर संजय निरुपम